नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर डिबेट छिड़ गया है व्यूअर्स। दुनिया के अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। इसके बाद श्रीमान राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ईवीएम के विरोध में खड़े हो गए, तो वहीं मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम हैक से जुड़ी एक फर्जी खबर छापी तो बाद में उस खबर पर खेद भी जता डाला। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि विपक्ष बार बार ईवीएम पर सवाल उठाकर क्या लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, जैसा बीजेपी कह रही है। आज इसी सवाल पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी पर। चुनाव में हार तो ईवीएम बेकार। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गए हैं और चाय बेचने वाला यहाँ पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये शंका यूं ही नहीं थी। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया तो पूरा विपक्ष उन्हें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उस्ताद मानने लगा। एलन मस्क को कोई चैलेंज कर सकता है, और अब तो दुनिया में एलन मस्क से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, कम से कम इन चीज़ों को मामले में। उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। इंडियन टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट को क्या पता, इन्वेंशन तो वहाँ होता है। कौन सा इन्वेंशन यहाँ पर हुआ है? ईवीएम का भी इन्वेंशन, चिप्स बाहर से आती है। एक तरफ जो है वो नेशनल जो सियासी किलर हैं उससे बची, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो सुपारी किलर्स हैं वो अब ईवीएम के पीछे पड़ गए हैं। एलन मस्क के ट्वीट को हथियार बताकर राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता डाला। देखिए, राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स की जांच तब की जाती है जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस बीच एक अखबार ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर ने मतगणना केंद्र पर जिस फोन का इस्तेमाल किया वो ईवीएम से जुड़ा था। हालांकि बाद में खबर फर्जी निकली, लेकिन इस फर्जी रिपोर्ट को मोहरा बनाकर विपक्ष ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे नेता जो देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग भी फर्जी रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद मामला है। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो ये जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपनी हार से बेचैन विपक्ष ईवीएम को विलेन बनाने में जुटा है? लेकिन ईवीएम पर एजेंडा ध्वस्त करने वाला आज विश्लेषण देखना बहुत जरूरी है व्यूअर्स। विपक्ष के लिए महाबुद्धिमान बन गए हैं एलन मस्क। आपने सुना कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं, इनसे बड़ा कौन है? हमारे यहां तो कोई आविष्कार ही नहीं होता। हम कौन सी चीज इनोवेट करते हैं? भारत तो अमेरिका की तरफ हमेशा देखता है। यानी ईवीएम को घेरते घेरते ये भारत के साइंटिस्ट को, भारत के इंजीनियर्स को भी घेरने लगे। स्पेसएक्स की 8 पूर्व महिला कर्मचारियों ने लगाया है इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप। एलन मस्क पर भारत से ज्यादा चीन को तवज्जो देने का भी आरोप लगातार लगता रहा है। और अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जो कि खबर ही फर्जी निकली और अखबार ने बाकायदा खेद जताया पहले पन्ने पर। बढ़ता हूं मैं आगे। चुनाव से पहले ईवीएम की लड़ाई जो थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा शक का इलाज नहीं हो सकता। कोई शक्की व्यक्ति है, उसका क्या इलाज करिएगा? आपके घर में भी कोई होगा, जरूर सोचेगा उसके बारे में, और फिर ईवीएम के बारे में सोचेगा और विपक्षी नेताओं के बारे में सोचेगा। चुनाव से पहले ईवीएम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अब तक करीब 40 बार ईवीएम से जुड़ी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। 2017 को मैं याद करता हूं, 2017 में 42 दलों के साथ इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पर बैठक करी।
इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम हैक करने का चैलेंज लिया, लेकिन सभी दल पीछे हट गए और बोला गया कि आप किसी टेक्नोक्रेट को लेके आइए और करिए ईवीएम को हैक। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम पर बार बार सवाल उठाना क्या जनमत का अपमान नहीं है? मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पेशे से इंजीनियर भी हैं। मेरे साथ शिवसेना शिंदे गुट की मनीषा कायंदे जी हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मोहम्मद अमीन है, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके से शुरुआत करना चाहता हूं और आपसे मैं पहला प्रश्न पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। इलॉन मस्क से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर अब उन्होंने कुछ कह दिया है तो कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बकौल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज की जुबानी है ये। देखिए, उदित राज जी जिस प्रकार की बात बोल रहे थे, उनसे उनकी अज्ञानता और भारत के प्रति दुर्भावना दोनों दिखती थी। एलन मस्क बहुत बड़े व्यापारी हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, कारपोरेशन के चेयरमैन हैं। वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट, इंजीनियर या नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। जैसे वैक्सीन कंपनी के मालिक होना और वैक्सीन के बारे में जीनोम सीक्वेंसिंग की जानकारी रखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है मान्यवर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आपका चैनल है, अब आप इस समय एक पत्रकार के रूप में अपनी बात कह रहे हैं, मगर यह टेलीकम्युनिकेशन के जिस नेटवर्क के थ्रू आ रही है, जिसमें यह सैटेलाइट से जाकर जिस रिस्पॉन्डर से कन्वर्ट होकर हमारे एलईडी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मगर भारत के प्रति दुर्भावना कैसी भरी हुई है मैं बताना चाहता हूं। जिनको नहीं पता है तो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो पहला खोज थी वो जेसी बोस ने भारत में की थी, और ये 2011 में, उदित राज जी सुन लें, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने 2011 में मान्यता दे दी थी, जब यूपीए की सरकारी थी। उस समय हम पेटेंट नहीं करवा पाए थे। तो जिसको आप कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसका कि श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है, वो भारत के जगदीश चंद्र बोस के पास था। एंड दिस फैक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड इन 2011। बहुत सी बातें छोड़ दीजिए, सीवी रमन को जो पुरस्कार मिला था, ये तो फर्स्ट नॉन वाइट, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ एनी साइंस। अब खैर उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। भारत में कितने कितने लोगों ने क्या क्या चीजें की हैं। अभी हिग्स बोसॉन खोजा गया है, उसमें 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे, जो 2012 में खोजा गया। गॉड पार्टिकल जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसका असली नाम हिग्स बोसॉन है, जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक। मगर क्या बताएं, कांग्रेस वाले इतना डिफीटेस्ट कॉलोनियल माइंडसेट में कहते हैं हमारे यहां कुछ हुआ ही नहीं था। अरे बताइए, डीएनए की खोज हुई तो किसने वो डीएनए का मॉडल बनाया? वॉटसन क्रिक और भारत के हरगोविंद खुराना ने, जो भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट थे। पता ही नहीं है कि मतलब जीस में भी हम कितना आगे थे। खैर, अब हम आज के विषय पे आते हैं, ईवीएम पे। देखिए, अब राजनीतिक विषय बात कहें, हमारे विरोधी बड़ा अद्भुत उदाहरण देते हैं। उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो पिछले कुछ सालों में ईवीएम ने पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया था और हरियाणा में गलत काम किया था। उसने हिमाचल में अच्छा काम किया था, उत्तराखंड में खराब काम किया था, दिल्ली में अच्छा काम किया था, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया था, फिर उसने बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया था। मगर क्या बताएं, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ा खराब काम किया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में गड़बड़ काम कर दिया था। असम में ईवीएम खराब काम करती है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम करती है। महोदय, आपने क्या समझ रखा है पूरे देश को? मतलब वो जो संज्ञा दी गई थी, जिसको क्या बोलना वो माना जाता है, वो वाली बात समझ रखी है। ये तो राजनीतिक निहितार्थ हो गया। और मैं कहना चाहता हूं भाई, हम बुरी तरीके से कर्नाटक हारे, 132 सीटें कांग्रेस को और 60 सीटें हमारी। अगर नैतिकता थी तो इनको कहना चाहिए था, जब तक वीवीपैट से सारा मिलान नहीं हो जाएगा, हम इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप दिल्ली में हम 62 सीटें, हम आम आदमी पार्टी, हम आपको कहना चाहिए था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पंजाब में कहना चाहिए था, तेलंगाना में कहना चाहिए था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये होता है जिसे कहते हैं कि हार गए तो अब ये कहने का प्रयास करना। और मैं एक लाइन और कह दूं सर, जब से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है, जब से मतपत्र लूटने की घटनाएं खत्म हो गई हैं, जब से बंगाल को छोड़कर चुनावी हिंसा और हत्याओं की घटनाएं हो गई हैं खत्म, उसके बाद से इन दलों के कैरियर पे ग्रहण लग गया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उसके बाद से आज तक कभी 240 अजीज खान, इसलिए इनके दिल की एक कसक समझी जा सकती है। अजीज खान,
ये ईवीएम की अर्थी क्यों निकालनी जरूरी है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? मतलब इलॉन मस्क ना हो गए, भगवान हो गए? देखिए अमीश भाई, सवाल एलन मस्क का नहीं है। सवाल यह है कि लगातार विपक्ष एक लंबे वक्त से ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है तो सत्ता पक्ष आखिर इसकी बात को क्यों अनदेखी कर रहा है? वजह क्या है? क्योंकि चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों हिस्सा लेता है। और अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो आखिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो आखिर ईवीएम से ही वोट कराने के लिए क्यों इतना आतुर है? वो क्यों नहीं चाहते बैलेट पेपर से हो? पहला सवाल। सवाल इस बात का कि अगर कोई भी एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे इस मुल्क का एक नागरिक हो, तो ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। आपने बोला चाहे एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है तो सेटिस्फाई करना जो है वो शासन का काम है। फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोई लोकलाज भी होती है, कहीं ड्रॉ द लाइन भी करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग, हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। 40 से ज्यादा ईवीएम से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। इस चुनाव से पहले भी और इस चुनाव के बीच में भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा? कहीं तो रखेंगे ना, मतलब कहीं तो ड्रॉ लाइन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो सामान्य नागरिक भी मानेगा, तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप अच्छा अमीश भाई, एक मेरा मोटा सा सवाल है, सुधांशु भाई बता दें, सीधा सीधा मैं जानना चाह रहा हूं, इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हैं ईवीएम को? सवाल इस बात का आपको मतलब दाल में काला लग रहा है ईवीएम को। अगर ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाए, कल बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे, तो आखिर बीजेपी का नुकसान क्या है? आखिर बीजेपी इतना क्यों डिफेंड कर रही है? बहुत अच्छी हम जानना चाह रहे क्यों डिफेंड कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति ही जो पैदा हो। अगर जो प्रक्रिया होगा बैलेट पेपर का, अगर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो आखिर सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बीजेपी आखिर क्यों उसका बचाव कर रही है? ये जवाब दे कि आखिर क्यों बचाव कर रहे हैं, वजह क्या? जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बैलेट बॉक्स के साथ दिक्कत क्या है? वापस जाना चाहते हैं, कोई मोबाइल से दोबारा लैंडलाइन पे जाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? लैंडलाइन का इस्तेमाल करें वो? नहीं, मैं बताना चाहता हूं, अजीज खान साहब ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। तो बिल्कुल 2012 में जब स्पष्ट बहुमत मिला था, अखिलेश जी को मना कर देना चाहिए था कि जब तक वीवीपैट से पूरा नहीं होगा मिलान, हम नहीं लेंगे। जो आप 37 सीटें जीते हैं, तो वो तो आपने फट से जाके प्रमाण पत्र ले लिया, और जहां हारे वहां समस्या। यानी जानते क्या हुआ, जैसे क्रिकेट में मैच होता है, अगर एक बॉल आई और बैट्समैन ने उस पर अच्छा शॉट मार लिया, ये तो मेरी काबिलियत थी, और जिस बॉल के ऊपर बोल्ड हो गया, अरे पिच खराब थी। ऐसा नहीं चल सकता साहब कि जिन बॉलों पे चौके छक्के मार दिए तब तो पिच अच्छी थी, और जिस पे आउट हो गए उस पे पिच खराब थी, और कुछ नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां जिनमें शहजादे और राजकुमार हैं, जो एक मानसिकता होती है अधिनायकवादी मानसिकता कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत कौन हो सकता है? चुनाव आयोग गलत होगा। इनको किसमें दोष नहीं नजर आया? इनको सेबी में दोष नजर आया, एलआईसी में दोष नजर आया, एसबीआई में दोष नजर आया, भारत के विदेश मंत्रालय में दोष नजर आया, भारत के रक्षा मंत्रालय में दोष नजर आया, इनको आर्मी में दोष नजर आया, एयरफोर्स में दोष नजर आया, इनको ईवीएम में दोष नजर आया, इनको न्यायालय में दोष नजर आया। सब में दोष हो सकता है, मगर हमारे अंदर कोई गलती थोड़ी हो सकती। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफैलिएबिलिटी, या जिसे कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कहते थे आसमान से नशीन हुए हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। गलती कैसे हो सकती है? इसलिए कभी अपने ऊपर गलती नहीं मानना, अन्यथा इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अजीज खान, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मेरे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के भी, उनकी बात भी मैं जाऊंगा। अजीज खान दे दे सर, काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब इंपॉर्टेंट मुझे सर, बहुत इंपॉर्टेंट 10 सेकंड दे दे सर, मुझे बात करना है। बहुत 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है सर, 10 सेकंड। सर मैं जानना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि चुनाव हम हारे हैं या चुनाव जीते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी ने हमेशा ईवीएम पर खड़ा किया है, हमेशा कहा है कि ईवीएम बेहतर तरीका नहीं है। और अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो आखिर बीजेपी को तकलीफ क्यों है? क्यों ईवीएम से ही चुनाव चाहती है? क्यों बैलेट पेपर को प्रीफर नहीं कर रही है? अगर देश की जनता, देश की विपक्ष की पार्टियां, तमाम लोग चाह रहे हैं, तो आखिर ये स्पोक्स पर्सन बन के इलेक्शन कमीशन का और साथ ही साथ ईवीएम का स्पोक्स पर्सन बन के आखिर बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है? बहुत अहम सवाल है ये। ओके, जवाब बीजेपी जवाब देगी इसका। एक लाइन
अजीज खान साहब, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2012 जीतने के बाद एक बयान दिखाइए समाजवादी पार्टी का जो ईवीएम पे सवाल उठाया हो। और मैंने पंजाब से लेके और तमिलनाडु तक एक दर्जन भर से ज्यादा विपक्ष की सरकारें हैं, चुनाव जीतने के बाद एक बयान दिखाइए जो ईवीएम पे दिखाया हो। बस यही है, चुनाव हारने पे ईवीएम की बात करना और जीतने के बाद झट से आके सत्ता ले लेना। 2012 में एक बयान दिखा के जाइएगा। कोट कर दीजिए अजीज खान, 2012 में आपके किस नेता ने किस मंच पर किस तारीख को ऐसा बयान दिया ईवीएम को लेकर जुड़ा हुआ, बताइए 2012 में सरकार में आने के बाद। सर मैं आ रहा हूं, हमारे नेता कंटिन्यू बयान दे रहे हैं, कभी उन्होंने ईवीएम के पक्ष में बयान नहीं दिया, हमेशा कहा, हमेशा कंटिन्यू कहा। दीजिए ना सर, मैं कह रहा हूं कंटिन्यू कह रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए ईवीएम पर हमारे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतनी सीटें मिलने की। अरे सर मेरी बात, सब क्या दिखाए, लगातार बयान है। ओके, खुद कोर्ट देखिए। मोहम्मद अमीन, इलेक्शन कमीशन के आप पूर्व संयुक्त निदेशक हैं, ये ईवीएम का चक्कर क्या है? क्योंकि जो अखबार में रिपोर्ट आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया गया, बकायदा न्यूज़पेपर ने उस पर खेद जताया। ओटीपी नाम की कोई चिड़िया ईवीएम के साथ होती नहीं है, ये हम सबको काफी पहले से पता है, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, मामला क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बात छुपी हुई है। ये इस तरह पुराने जब बात करते हैं बैलेट पेपर की और बैलेट बॉक्स की बात करते हैं, और इनको सिर्फ एक तकलीफ है, जो इससे पहले मैं भी डिबेट दे रहा था किसी और चैनल पे, तो उनसे मुद्दा ही निकल के आया इन लोगों से, अपोजिशन से, कि चाहते हैं कि सारी पर्चियाँ 100% गिनी जाएँ, ठीक है। और इनको बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रैंडमली होता है, जैसे चुनाव के दिन सारी ईवीएम यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें रैंडमली किए जाते हैं। क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर हैं ये, ऑल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनके सारे एजेंट्स बैठते हैं इलेक्शन डे के दिन और काउंटिंग के दिन भी। ऐसा नहीं, कोई अगर हो तो वीटो पावर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं बताऊँ क्या है कहानी इसकी, जो अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ, वोटर्स को बताना चाहता हूँ। वोटर्स को कोई तकलीफ नहीं है, वोटर बड़ा कंफर्टेबल है। किसको तकलीफ है? जो हारने वाले होते हैं उनको तकलीफ है। जैसे अभी बात हो रही थी क्रिकेट की, तो एम्पायर को बेईमान कहा जाता है, ना कि खुद अपने खेल पे दोष होता है कि वो कैसे गिल्ली उड़ गई या बैट चढ़ने नहीं बने इसलिए हार गए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और देश को भी बताना चाहता हूँ, अपने वोटर्स को भी समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बूथ की लूटिंग होती थी, बैलेट लूटे जाते थे और डब्बे लेके भाग जाते थे, और उसमें क्या होता था, इनको चाहिए होता समय। लेकिन ये ओटीपी का कंफ्यूजन हुआ है मोहम्मद अमीन साहब, और डब्बे में डालते जाते थे जी। उसके चाहिए होता था आधा घंटा, आधे घंटे में 2000 से 4000 डालते थे। अब ईवीएम में क्या है, ईवीएम में इनकी कुछ नहीं चलती। ईवीएम में हमारा प्रिसाइडिंग अफसर कमांड देगा, फिर वो ईवीएम। अच्छा, एक मोहम्मद अमीन, मेरा एक सवाल है, छोटा सा जवाब इसका, ओटीपी का चक्कर तो नहीं होता ना ईवीएम में? तो नहीं बटन दबता, इसके अंदर 17 सेकंड का चक्कर है। ईवीएम में ओटीपी का चक्कर तो नहीं होता ना मोहम्मद अमीन? तो मुश्किल से 100 वोट नहीं पड़ पाएंगे, लगता है। हमें आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन आनंद दुबे, ओटीपी का कोई खेल होता नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे देश को पता है। ये कोई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं जिसमें ओटीपी आएगा, या डेबिट कार्ड नहीं है ओटीपी आएगा, आप प्रेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये झूठ है, ये कंफ्यूजन जानबूझ के फैलाया जा रहा है, संदेह पैदा किया जा रहा है? आनंद जी नमस्ते। इन लोगों की आदत है। अमित जी नमस्ते। अभी क्रिकेट की बात हो रही थी, कोई एक अच्छा बैट्समैन शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 रन बना चुका है और उसको एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया जा रहा है। वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मुझे थर्ड अंपायर की मदद चाहिए, और वहाँ खड़ा अंपायर कह रहा नहीं देंगे, आप चले जाइए। और बाद में एक दिन के बाद जब थर्ड अंपायर ने सीसीटीवी फुटेज जांची तो मालूम पड़ा कि वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं था, आउट ऑफ पिच बॉल गई थी, उसके बैट से पहले लगी थी, फिर पैड में लगी थी, लेकिन उस समय के अंपायर ने आनंद फानंद में उसको हरा दिया।
सुनिए तो पहले, अब यही आपकी आदत, जब सुधांशु जी बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले। अब जब मैंने कुछ तर्क देना शुरू किया आप तो अच्छा बीच में बोल बोलिए बोलिए भैया बोलिए। मैंने बोला आजकल वर्ल्ड कप खूब देख रहे हैं दुबे जी। तो मेरा ये कहना है, हाँ जी, मेरा ये कहना है अमीश भाई, ओटीपी का प्रश्न चिन्ह हमने नहीं उठाया है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर पुलिस स्टेशन में ओटीपी का विषय लेकर नहीं गए हैं। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनका नाम है भरत भाई शाह। उन्होंने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की है कि जीते हुए कैंडिडेट रविंद्र वाइकर के सगे साले संदीप वंडिलकर जी ने वहां पर जाकर एक मोबाइल लिया था, जिस मोबाइल का ईवीएम से कनेक्शन था। उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी पार्टी का विषय नहीं है। हमारी पार्टी का विषय क्या है कि 4 बजे शाम को जब अमोल भैया कीर्तिकर को 2200 वोटों से विजयी कर दिया गया और जब हर्ष उल्लास मनाए गए और लोगों ने कहा हमें हमारा सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम चले जाएं, तब उस समय की तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी है, उन्होंने समय बिताया। 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन रविंद्र वाइकर की टीम ने लिया, फिर काउंटिंग शुरू हुई और पोस्टल वोटर जो पोस्टल बैलेट होती है उसकी काउंटिंग सुबह की जाती है 8 बजे, तब ईवीएम होती है। हमारे केस में क्या हुआ, शाम को पोस्टल काउंटिंग हुई जिसमें हम हरा दिए गए और ईवीएम में हम 1 वोट से आगे चल रहे थे। तो अगर एक प्रकार की धांधली हुई है, ईवीएम में कितने वोट से आगे चल रहे थे आप? एक सेकंड, आप खुद बोलेंगे। ईवीएम में कितने वोट से आगे चल? एक वोट से, ठीक है। एक वोट से, एक वोट से आगे, एक वोट से हम 1 वोट से आगे थे और उसके भी आगे हो तो आगे होता है। मनीषा कायंदे, ओके, यू मेड योर पॉइंट। मनीषा कायंदे, देखिए आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगी? और क्या आपको लगता है कि कोई धांधली हुई है, जैसा शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगा रहा है, एक धांधली हुई है इस जीत के अंदर? देखिए, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि रविंद्र वाइकर जी मार्च महीने में शिंदे जी का उन्होंने साथ दिया, तब से ये लोग बौखला गए और ढूंढते रहे कि किस प्रकार रविंद्र वाइकर को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही रविंद्र वाइकर का नाम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आया, तभी से ये सब बौखला गए और रविंद्र वाइकर को बदनाम करने का सत्र इन्होंने शुरू किया। जब रविंद्र वाइकर ये सब जब काउंटिंग चल रही थी, बड़ी खींचातानी चल रही थी, सब हमने सब देखा है। मगर उस वक्त जब ये 1 वोट का जब मामला आया, देखिए रिकाउंटिंग की बात नहीं हुई थी, रीवेरिफिकेशन की बात हुई थी। और रीवेरिफिकेशन में 48 वोट्स फिर पोस्टल वोट खोले गए, जिसमें 111 जो वोट्स एक साइड में रखे थे उसका फिर से रिकाउंटिंग किया और 48 वोट से रविंद्र वाइकर जीते। अब ये ओटीपी की बात जो कर रहे हैं, इट इज टोटली इररेलेवेंट। इनका ये है ना, when you cannot convince, you try to confuse। और यही बात ये लोग लगातार करते आए। 10 दिन कुछ नहीं बोले, अचानक से इनको फिर से ईवीएम शुरू हो गया। इस देश में कांग्रेस 2-3 बार ईवीएम पे जीत चुकी है, बीजेपी पर भी जीत चुकी है। ये ईवीएम लाया किसने इस देश में? अब ये कोई एक वक्ता कह रहा था फिर से लैंडलाइन इस्तेमाल करो, फिर ये कहेंगे कि टेलीग्राम शुरू करो, फिर ये कहेंगे कि फैक्स मशीन शुरू कर दो। तो ऐसा है कि ये समय के साथ आगे नहीं चलना चाहते। जिस इलॉन मस्क का ये सहारा ले रहे, सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया इलॉन मस्क क्या है, कौन है। मगर ये अगर मेरी जानकारी सही है तो चैट जीटीपी ये किसका है? ये भी कहते हैं कि ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। अब ये जो ओटीपी की वगैरह बात कर रहे हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते कि सच क्या है। अच्छा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, आप जा सकते हैं, बिल्कुल एफआईआर रजिस्टर हो गई है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन देखिए, रिकाउंटिंग हुई है पोस्टल बैलेट्स की। पोस्टल बैलेट पहले ही काउंट हुए, उनकी रिकाउंटिंग हुई है पोस्टल बैलेट्स की। दैट इज द इंपॉर्टेंट। आनंद दुबे मैं बताना चाहूंगा। और ओके, आप भी बताना चाहेंगे मोहम्मद अमीन? मैं आपको मौका दूंगा, मैं पहले आनंद दुबे, शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे, ऑल ऑडियोज डाउन। आनंद दुबे, 40 सेकंड्स। अमीश भाई, सिर्फ हमारी एक मांग है। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप सच्चे हैं, हम झूठे, कोई बात नहीं।
आप सीसीटीवी फुटेज सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का ले आइए जनता के सामने, अदालत के सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ वाले केस में अनिल मसीह का अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं आया होता तो जिंदगी भर मालूम नहीं पड़ता कि 8 वोट जो इनवैलिड उसने जानबूझकर किए थे वो कभी इनवैलिड नहीं होते। तो हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमें एक संदेह है, हमें लग रहा है कि धांधली हुई है, वो जनता के सामने आए। यही चीज अगर आप 4 साल बाद लाओगे तब ये न्याय लेकर भी हम क्या करेंगे? ओके, मनीषा काइंदे वांट टू रिस्पॉन्ड। मनीषा एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है एनडीए की, क्योंकि चंडीगढ़ में जो हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा था पूरा मामला, वो अपने आप में बहुत बड़ा था। ऐसे में शक पैदा हो जाता है। टेक्निकल एक्सपर्ट मैं हूँ, आज किसी को पता नहीं है। टेक्निकल के एक एमएलसी है, उनके ऊपर आज एफआईआर भी हुआ है कि एक वेपन वाले कमांडेंट को वो पोलिंग बूथ पर लेके गए। he had no valid pass to enter inside the booth, और भी वेपन वाले को अंदर लेके गए। आज इसके बारे में उनके ऊपर हमने एफआईआर की है। तो जा सकते हैं, हर कोई कोर्ट जा सकता है। इसमें तो मैं तो कहती हूँ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, सुधांशु wants to reply। आप सीसीटीवी की फुटेज मांग रहे हैं, वो गेट अ ऑर्डर फ्रॉम प्रॉपर कोर्ट, द कोर्ट विच इज डेजिग्नेटेड टू डू सो। सुधांशु त्रिवेदी, आपके अपने नेताओं में सिर फटाउल हो रहा है। संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे के आमने सामने हैं, और भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि किस किस ने धोखा दिया है, मैं नाम खोलूंगा तो सबको चौंक जाएंगे सब लोग। ये साक्षी महाराज का बयान आया। आपके कई और नेता जो चुनाव हारे वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं? अब राहुल गांधी जब रायबरेली संभालेंगे तो, और प्रियंका गांधी दक्षिण भारत। देखिए, मैं एक बात बताऊं, लोग भी किस प्रकार का नैरेटिव चला लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना वोट मिला है, 9.36%। उसके बावजूद उसने किला भेद दिया है। और हमें तमिलनाडु में भाजपा कितना मिला, 11.5%। मगर हमारा तो कुछ, हमने तो कोई किला भेदा नहीं है। ये जो बात है, उन्होंने कोई हमारा किला नहीं भेदा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी है। जो इन दोनों के जोड़ने का एक रीजन था, अब वही इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का रीजन बनने वाला है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। दोबारा अजीज खान साहब गौर फरमाइएगा, अब मुस्लिमों की स्थिति ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी का कारनामा बहुत देख लिया, अब आशिक पुराना भी आ गया है और लव ट्रायंगल यहां पर क्रिएट हो गया है। एक सेकंड, मैं रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी एक बड़ा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुन लेते हैं राहुल गांधी को। वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा, और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli. इमोशनल निर्णय था, आसान निर्णय नहीं था, लेकिन मैं जाता रहूंगा, मेरी बहन संभालेगी अब वायनाड। सुधांशु त्रिवेदी, भाई बहन की ये जोड़ी, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था दक्षिण भारत में आने के बाद उनको असली बातें समझ में आई, उत्तर भारत की तो बातें सतही होती थी, अब उन्हें सतह में आ गया। मगर अजीज खान साहब, आप ये समझिए, अब तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेके आ रहे हैं वायनाड से। बहुत बड़ी चुनौती, और ये भी देखना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेगी या नहीं, या अब इंडी गठबंधन का दावा करने वाले अभी भी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं, ये बहुत रोचक हो गया है इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने वो सवाल आपसे पूछा, आपके घर में भी सिर फटाउल है, तो समस्या आपकी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। वो चैलेंजर है, चैलेंजर के लिए हमेशा स्थिति जो है वो उतनी कठिन नहीं रहती, आप डिफेंडर हैं। देखिए, हमारे यहाँ निश्चित रूप से एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं
जिनके विषय में वो विषय पार्टी के अंदर करना चाहिए, परंतु पार्टी उस विषय पे जो हमारा आशानुरूप प्रदर्शन नहीं रहा है उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे कि हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। पर यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रतिशत वोट है 41.5 और कांग्रेस का है 9.36। लेकिन कांग्रेस और सपा के वोट प्रतिशत को जोड़ने तो खेल आपका बिगड़ ना जाए। अरे यही तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, कांग्रेस को सपा का वोट प्रतिशत मिला है, सपा को कांग्रेस का नहीं ट्रांसफर हुआ। सपा के साथ तो पुरानी कहानी है, भैया केवल 1,70,000 से सपा ने बसपा को वोट ट्रांसफर कर दिया, बसपा ने इनको वोट ट्रांसफर नहीं करा, इन्होंने कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कर दिया, कांग्रेस ने बैक वोट ट्रांसफर नहीं करा। वो समाजवादी पार्टी की प्रोजेक्चुअल प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी के बूते कई जीत जाते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी को वो लाभ नहीं होता। शायद इसका पॉलिटिकल विश्लेषण अखिलेश जी करेंगे, उनकी पार्टी करेगी तो बेहतर है, लेकिन जो मेरा विश्लेषण है वो यही है, बीते 20 सालों का समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी करती है लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती समाजवादी पार्टी को। ये विडंबना है समाजवादी पार्टी की। और ये एक बात भी है कि समाजवादी पार्टी का कैडर मजबूत है, वो बोलते तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, ये भी इसकी एक वानगी है। लेकिन अजीज खान, राहुल गांधी अब रायबरेली संभालेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा, बहुत बड़ी खबर है। और 400 सीटों का दौरा तो कर ही रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सर, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो कम्युनल फोर्सेस हैं उसको रोकने के लिए दो समान विचारधारा के लोग जो इस देश की तरक्की चाहते हैं, इस प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, अगर वो मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम स्वागत करते हैं पूरी तरह से। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे साहब आपके घर में सेंध और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई घर बचाइए, घर बचाइए, क्योंकि आप जिस तरह से आपके घर में सेंध लगा है, आपके अपने तमाम दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप दूसरों की बात क्या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं स्थिति को और हम आज के डेट में हमारी टीम, हमारे लोग, हमारा गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक जो इस तरीके के जो फोर्सेस हैं, एक मोमेंटम बनाने का प्रयास हो रहा है कि बीजेपी के लिए 2027 कठिन हो जाएगा। की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लिए 2027 कठिन हो जाएगा। अयोध्या, बीजेपी निपट गई अयोध्या के अंदर, इसलिए स्थिति अब हिंदुत्व वाला कार्ड चल नहीं रहा, पीडीए का फॉर्मूला हिट हो गया है। देखिए अमीश भाई, 2027 का चुनाव तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी को लंबा वक्त दिया और बीजेपी ने काम करने के बजाय यहां नफरत की बात की, ठीक है, विकास की बात नहीं की। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, आपका रिस्पांस देन मैं फिर विषय पर आता हूं, फिर मैं विषय पर आता हूं वापस। सुधांशु, वो कह रहे एक तरफा चुनाव होगा 2027। अजीज खान साहब यहाँ पे मैं दो सिर्फ बातें कहता हूं। अजीज खान साहब ने अभी कम्युनल फोर्स कहा तो यहाँ शिवसेना के आनंद दुबे जी बैठे हैं, जिनके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि बाबरी मस्जिद ढहाने का हमारे किसी कारसेवक पे आरोप है तो मुझे गर्व है। आपके हिसाब से वो कम्युनल था कि नहीं था, बोल दीजिएगा। दूसरी बात, आपने बात कही कि अगर आपका एक तरफा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं। अगर मिलकर लड़ेंगे तो कांग्रेस 403 की 403 विधानसभाओं के में यात्रा निकाल रही है, इस पे आपका क्या कहना है, बता दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी, दोनों बातों पर, शिवसेना के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। जी अजीज खान, देखिए क्या शिवसेना, उद्धव गुट, बाला साहब ठाकरे ने जो बात कही थी वो कम्युनल थी तब? सर मैंने कहा मौजूदा परिस्थिति अब सेकुलर है। आज मौजूदा परिस्थिति में जो देश को मौजूदा में सेकुलर हो गई है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं हमारा गठबंधन। सर आप बात ही नहीं सुनेंगे सर, आप ऐसा नहीं होता है। आज आप देखिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम सारे गठबंधन के लोग इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम वो लोग हैं, हम देश को जो ये इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब इकट्ठा लड़ेंगे चुनाव कि नहीं लड़ेंगे, ये तो अभी भविष्य में तय होगा। नेता हमारे तय करेंगे, दूसरे नेता बैठेंगे वो तय करेंगे। हम उस पर आज से टीवी में क्या बहस करें, टीवी में बहस करने वाली बात नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, भविष्य की रणनीति क्या होगी, समझ गया नेता तय करेंगे। आपने बोला कि अभी इनसे गठबंधन करना है नहीं करना आगे देखेंगे। इस पे सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, देन आनंद दुबे एंड मोहम्मद अमीन। देखिए बस 10 सेकंड देखिए यही अंतर है अजीज खान साहब। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया, आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ रैली कर रही, साजे की हंडिया चौराहे फूटती। मगर हम तो कह रहे हैं बिहार में हम जदयू के साथ मिलकर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हमारा जो महायुति है वो मिलकर लड़ेगा।
हमारे में कंफ्यूजन नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर लड़ चुके हैं, मगर अभी आपके मुंह से आखिर में नहीं निकला कि आगे लड़ेंगे। और उदाहरण अभी देख चुके हैं कि अच्छा चलिए यही बता दें कोई कि कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन देगी प्रियंका गांधी को, चुनाव लड़ेगी, वो तो देखते हैं। लेकिन मैं वापस आता हूं मुद्दे के ऊपर। मोहम्मद अमीन, ये ईवीएम की अर्थी क्यों निकालने पर कुछ लोग आमादा है विपक्ष के। क्या आपको लगता है कि ओटीपी वगैरह ईवीएम में आ सकता है क्या? 40 सेकंड आपकी, देनानंद दुबे। देखिए मेरी बात काफ़ी देर से और टेक्निकल बात है, उसको सुन लीजिए। देश की जनता जिस पर्पज़ के लिए रखा है वो सुन ले। इनमें से जितने लोग बैठे हैं कोई भी किसी ने इलेक्शन नहीं कराया है। एजेंट हो सकते हैं, कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन किसी ने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया है। मैंने चुनाव कराया है, गिनती भी कराई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में वोट गिने जाते हैं जो बैलेट होते हैं आसानी के लिए। अभी एक बात खुद ही कहा किसी ने कि यहाँ पर जो है पहले गिने गए थे, दोबारा इसको रिकाउंटिंग कराई कुछ कन्फ्यूज़न के लिए। उसमें क्या किया गया कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए इसी तरह से कहा जाता था इलेक्शन कमीशन के लिए। देखिए ये सरकारी संस्थाएं हैं, ऑफिसर परमानेंट हैं, नेता आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो डाटा दें, जो चीज़ दें जनता को, और वो कल को कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। तो अगर हमारे कलेक्टर ने कुछ समय ले लिया तो उसको शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वही निर्वाचन अधिकारी है जिसके सिग्नेचर से आपको एमपी और एमएलए का सर्टिफिकेट भी मिलता है चुनाव का। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोषारोपण। और जहाँ तक सवाल है अर्थी निकालने का, अर्थी तो निकाले, इनके नेताओं का तो रूल है कि एक दूसरे नेताओं की अर्थियाँ निकालते हैं, उनके पुतले बना के पीटते हैं। इसी तरह हमारी ईवीएम के पतले फूटते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कहिए कि अपने गिरावा में झांके और अपने अपने काम करें जनता का। वो आनंद दुबे, अब ये कोई नेता तो नहीं बोल रहा, ये तो पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के हैं मोहम्मद अमीन साहब, वो बोल रहे हैं। अब बताइए, मनीषा कायंदे बोले, सुधांशु बोले तो समझते हैं, अब तो ये बोल रहे हैं। पूरे चुनाव आयोग के सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है एक सीट विशेष को लेकर। अगर कोई पीठासीन अधिकारी ने धांधली की है, पूरे देश में तो 543 लोकसभा है, किसी और लोकसभा की तो बहस यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो स्पेशल बहस उत्तर पश्चिम सीट को लेकर हो रही है। अगर हमें ये शक है कि हमारे खिलाफ एक अन्याय हुआ है, एक धांधली हुई है, उसकी आवाज हमने उठाई है, तो आप हमें अपनी आवाज उठाने के लिए भी नहीं देंगे। लोगों ने इसको पकड़ा। देखिए साहब, आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, आपका काम है अपने आयोग के समर्थन में बात करना। आप अपनी बात कहिए, कोई बात नहीं, आपकी बात जायज होगी, लेकिन हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, तो हम अपनी बात तो कहेंगे ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप आरोप नहीं लगाइए, हम दूध के दूल्हे हैं, हम बहुत पवित्र हैं। ये कहना बंद करिए। मानव से गलती हो सकती है, तो जब न्याय मिलेगा कब मिलेगा? 2027 में मिलेगा, 29 में मिलेगा? अरे न्याय की आज जरूरत, न्याय हमें आज चाहिए। न्याय क्या है? मतलब आप जीत जाते तो न्याय है, अगर आप जीत जाए तो न्याय है, और दूसरा जीते तो अन्याय है। मनीषा कायंदे, इनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, जो आनंद दुबे कह रहे हैं उत्तर पश्चिम मुंबई की बात है, तो ठीक है, ये मीडिया में आके पूरे देश को इन्वॉल्व करना। अगर आपको लगता है धांधली हुई है, तो आप जो अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेटिंग, आप पुलिस के पास तो गए, हम भी गए हैं, हम भी चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, मगर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। पूरा जो सीसीटीवी फुटेज आप मांग रहे हैं बार बार, तो वो कोर्ट के डायरेक्शन पे मिलेगा। आप और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सारा मामला लिखा हुआ है, मगर ये किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों ने बैलेट पेपर का कहा। अब बैलेट पेपर में क्या होता था? बूथ रिगिंग होता था पहले। हमने देखे सारे इलेक्शन, इतने सारे हमने देखे, बूथ कैप्चरिंग होता था, बैलेट पेपर चुराए जाते थे, रिप्लेस होते थे। क्या समाजवादी के पार्टी के जो यहाँ पर बैठे हैं वक्ता, तो क्या उस जमाने में लेके जाने? कल ये कहेंगे कि बैलगाड़ी पे चलो, तो ये इनका देश के प्रति जो इनके बारे में लगता है इनको। आनंद दुबे 10 सेकंड, आप बैलगाड़ी के युग में वापस लेके जाना चाहते हैं? नहीं अमीश भाई, हम 21 सीटें लड़े,
हम 9 जीते, 12 सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हम उन 12 सीटों पर तो कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। हम उस 12 में से एक सीट जिसमें जानबूझकर धांधली हुई है, और हुई है मतलब हुई है, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं ठीक है। तो हमें सुधांशु देखिए, इनका एजेंडा अलग है। इनका एजेंडा एक सीट है, सपा कांग्रेस का एजेंडा ईवीएम है। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि चंडीगढ़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इसलिए विपक्ष को शक पैदा हो रहा है। चंडीगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। चंडीगढ़ का चुनाव अलग है, वो चुनाव आयोग से नहीं, मतलब असेंबली और पार्लियामेंट से। मैं जवाब देता हूं, आनंद दुबे जी को उसी उपमा जवाब देता हूं। महोदय, आपने कहा कि डिक्लेयर कर दिया था, तो जब तक चुनाव का परिणाम डिक्लेयर ना हो जाए आपने कैसे मान लिया था? आपके पास लेटर है क्या जो रिटर्निंग ऑफिसर ने दे दिया था कि आप जीत गए? अन्यथा ये अरे वो नहीं दिया ना, वही लेटर दे दिया होता तब तो जीत के हम तो नहीं दिया तो कैसे मान लिया डिक्लेयर हो गया? चलिए, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, किसी ने रिकॉर्ड किया? अरे तो डिक्लेयर किया ना, कहां से कह दिया? आपने मन में सोच लिया, आगे हो गए। रिटर्न पे सर, जब पूरी काउंटिंग बंद हो गई, हम डिक्लेयर हो गए, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो डिक्लेयर हो गए कैसे कह दिया सर्टिफिकेट नहीं दिया? भाई डिक्लेयर हो गए की डेफिनेशन है कि जब कागज मिले तब, ये नहीं कि परीक्षा में पास हो गया, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, मैं परीक्षा में पास हो गया। वही धांधली होती है, वही षड्यंत्र होता है, वही काला कारनामा होता है, वही तो आपत्ति है। बीच में प्लीज। और जो आप जिस युग की बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हुई है जिनका चुनाव धांधली के आरोप में केस, उनकी चुनाव रद्द हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उस जमाने में ये दौर होते थे। अखिलेश यादव जी 2004 में जब पहला लोकसभा लड़े हैं, अजीत खान जी को पता हो न पता हो, गोलियां चली थी, हत्याएं हुई थी, हमारे एक कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। वो दौर इनको ध्यान है। 1991 में राजीव गांधी जी चुनाव लड़े थे, यद्यपि रिजल्ट आने तक उनकी मृत्यु हो गई थी। 21 लोगों पे एफआईआर हुआ था, गोलियां चली थी। संजय सिंह अमेठी के थे, उन पे पेट में गोली लगी थी क्योंकि मत पेटियां लूटी जा रही थी। क्या जनाब बात करते हैं? मगर वो दौर ठीक था। तो सोचिए कि उस समय का चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करता था, तो आज का चुनाव आयोग एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? साक्ष्य मिलेंगे तो कार्रवाई होगी ना कि चुनाव आयोग। अरे आनंद दुबे जी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी, हाई कोर्ट ने की थी, और उसके बाद उस प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगा दी थी। आप तो इतने किसी ने भी की थी, बट प्रधानमंत्री के सामने मुझे ओके ओके शिवसेना उद्धव शिंदे गुट भी कुछ कहना चाह रहा है, मनीषा काइंदे भी कुछ कहना चाह रही है। मनीषा काइंदे 10 सेकंड मनीषा काइंदे। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर भी आरोप लगे थे कि जो इंक रहती थी, वो इंक का भी कोई घोटाला था, कि ये जो इंक है वो कहीं से मंगाते ताकि वो इट कैन बी रिमूव्ड। ऐसे आरोप तब भी कांग्रेस पर, इंदिरा गांधी जी पर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन वक्त एक अंतराल का है। लेकिन अंतराल के उस पार एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम वापसी कर रहे हैं। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। किसी भी लोकतंत्र के लिए दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इससे समाज में अविश्वास पैदा होता है और अविश्वास देश में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे ही दुष्प्रचार की सीरीज देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हो गई थी। ईवीएम भी इसी मुहिम का शिकार है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसे नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनाया गया। बीते 10 सालों अभी तक मुसलमानों को मोदी का डर दिखाया जाता था। अब मोदी से नफरत का आलम ऐसा हो गया है व्यूअर्स कि ईसाइयों की भावनाओं को भी आहत करने से परहेज नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी हाल ही में इटली में थे। प्रधानमंत्री मोदी वहां G7 की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान पीएम मोदी की मुलाकात ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस से हुई। इस मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया। इसमें लिखा, क्या लिखा? आखिरकार पॉप की मुलाकात ईश्वर से हो गई। विवाद और बवाल हुआ तो
कांग्रेस ने इस पर माफी मांगी, केरल कांग्रेस ने, लेकिन जो डैमेज होना था क्या उसकी भरपाई इस माफीनामे से हो सकती है? सोचिए, दुनिया भर में इस कटाक्ष का क्या संदेश गया होगा। जिस व्यक्ति को लेकर यह कटाक्ष किया गया था वो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है। यानी पहले तो सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कही जाती थी, अब उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या कोई भूल सकता है कि श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ और दलित विरोधी बताया गया? सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स तक से की गई। हिंदुत्व को, अल्पसंख्यकों को पीटने वाली मानसिकता का एक ढोल बता दिया गया। अब अगर मोदी पोप से मिलते हैं तो इसका भी मजाक बनाया जा रहा है। आखिर मोदी से नफरत की कोई सीमा या दायरा है कि नहीं? क्योंकि बीते 2 दशकों से मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम जारी था। अगर नफरत मोदी से है तो चुनाव में उन्हें हराओ, लोकतांत्रिक तरीका अपनाओ और गुस्सा जाहिर करो। हाल ही में देश में चुनाव हुए हैं, देश ने अपना फैसला सुना दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि मोदी से नफरत की आग में देश का अपमान हो, देश में धर्मों का अपमान हो, क्योंकि देश सबसे पहले है, देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आर पार को मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन ईसाइयों को लेकर जो टिप्पणी की गई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसके लिए खेद जताने से कुछ नहीं होगा। जिसने काम करा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कड़ी और बड़ी। लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार, गुड नाइट।